हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग देखेंगे ITS 17 का सोल्यूशन। ये एक आसान पेपर है, बहुत टफ नहीं है, फिर भी एक बार सोल्यूशन को प्रॉपर्ली देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ड्यूटीरियम और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जीज दी हुई हैं पर न्यूक्लियॉन। दो ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस मर्ज होकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं इस तरह से। दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है और पूछ रहे हैं बताइए इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज किसी रिएक्शन में तभी होती है जब प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। और एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है, ड्यूटीरियम की इतनी है और हीलियम की इतनी। पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है तो उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो पर न्यूक्लियॉन आपको गिवन है 1.1 ड्यूटीरियम की और 7 इसकी। तो अब हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन मास नंबर 4 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी। रिएक्टेंट्स में 2 रिएक्टेंट हैं, 2 ड्यूटीरियम है, एक की बाइंडिंग एनर्जी 1.1 है, मास नंबर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 एटम है तो 2 और कर देंगे तो ये 28 माइनस 4.4 आ जाए तो ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पर्सन्स पुल ए रोप टुवर्ड देमसेल्फ, ईच पर्सन exerts a force of 100 न्यूटन ऑन द रोप। Find the Young's modulus of the material of the rope if it extends in length by 1 centimeter. Original length of the rope is 2 meter and area of cross section 2 centimeter square। मतलब कह रहे हैं एक रोप है, रोप को दो लोग ऐसे पुल कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर रोप को ऐसे पुल करेंगे तो टेंशन कितना होगा रोप। तो किसी को लगेगा सर 0 न्यूटन टेंशन होगा, किसी को लग रहा है 200 न्यूटन टेंशन होगा, तो वो नहीं होगा। ये आपने पढ़ा है, मासलेस थ्रेड है। अगर इस सिरे पे फोर्स 100 न्यूटन लगाया गया तो यहाँ टेंशन 100 न्यूटन होगा और पूरे थ्रेड में टेंशन 100 न्यूटन ही होगा। मासलेस थ्रेड है, टेंशन सेम होगा, तो टेंशन जो थ्रेड में आएगा वो 100 न्यूटन आएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताना है आपको यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। टेंशन आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपसे कहा गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4। एल ऊपर चला जाएगा, एल 2 मीटर दिया हुआ है आपको, और जो चेंज इन लेंथ है वो आपको 1 सेंटीमीटर दी है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, यानी सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है, उस पर 3 कलर की लाइट्स, अलग अलग कलर की लाइट्स आ रही हैं, है ना, और कह रहे हैं ये प्रिज्म में गिरती है तो प्रिज्म क्या करेगा, इन तीनों को सेपरेट कर देगा, इनमें से किसी एक को बाकी 2 से सेपरेट करेगा, या तीनों साथ साथ जाएंगी, क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि सर ये डिस्पर्शन का क्वेश्चन है, तो डिस्पर्शन तो तब होता है ना जब व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में तोड़ देना, वो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट होगा। यहां तो ऑलरेडी 3 अलग अलग कलर हैं, इनमें केवल डिविएशन हो सकता है, तो डिविएशन तो तीनों में होगा। अब ये क्वेश्चन का बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर तीनों में से किसी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेकंड सरफेस पे, वो तो वहां से वापस लौट आएगी, बाकी रेस सीधे चली जाएंगी, आर पार निकल जाएंगी। तो जो आर पार निकल गई वो तो ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ चली गई, जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया वो अलग चला गया कहीं। तो यानी वो कलर जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो बाकियों से सेपरेट हो जाए। अब किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो सब एक साथ रहेंगे, उसके हिसाब से ऑप्शन टिक करेंगे।
ये आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, वो ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होना, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां अगर इस रे को आगे बढ़ाएंगे, अगले पेज पे देखते हैं, इस रे को अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे ये प्रिज्म है और इस तरह से रे आई है, ये 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये रे इस तरह से आई है, तो अगर ये रे यहां से परपेंडिकुलरली आई है तो सीधा आगे जाएगी, और यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी, सॉरी करिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो। नॉर्मल के साथ ये रे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया। अब क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं अलग अलग कलर के लिए। तो देखो, रेड, ब्लू और ग्रीन, पहले रेड था, फिर ये रेड कलर के लिए था, फिर ग्रीन कलर के लिए था, फिर ब्लू कलर के लिए। तो चेक कर लेते हैं, रेड का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का। रेड का म्यू आपको दिया है 1.39, 1.42, 1.43, तो इनके म्यू हैं 1.39, 1.42, 1.43, ये हो गया। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल जो होगा, यहां से देखें तो साइन थीटा इक्वल टू, इसके लिए क्रिटिकल एंगल देखें रेड कलर के लिए, तो ये 1/म्यू यानी 1.39 हो। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो साइन 45 अगर निकालें तो ये 1/√2 होता है, √2 मतलब 1.414 होता है। तो जब यहां 1.414 है तो ये एंगल 45 डिग्री है। यहां तो 1.414 से छोटी वैल्यू है, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा। यानी रेड कलर का क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा, और चूंकि यहां क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, 45 डिग्री है, तो हम कहेंगे यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस वाले केस में देखोगे तो साइन थीटा जी ग्रीन कलर के लिए निकालोगे तो 1/1.42, 1/म्यू होता है साइन थीटा क्रिटिकल एंगल के लिए। अब ये 1.42 है और ये 1.414 है, तो देखो यहां नंबर छोटा है, ये 41 है, वो 42 है, ये छोटा है तो साइन 45 मतलब एंगल यहां बड़ा आया, यहां नंबर बढ़ा दिया गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो एंगल छोटा हो जाए, यानी इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होगा। और 45 डिग्री क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इस ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। और चूंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है तो यहां पर जब भी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो पक्का है यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर हालत में हो जाएगा। ये और बड़ा है इसका वैल्यू, तो यहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर हालत में हो जाएगा। यानी ब्लू और ग्रीन कलर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रेड में नहीं होगा, तो रेड सीधा चला जाएगा, रेड कलर सीधा निकल जाएगा। ब्लू और ग्रीन कलर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो उधर नहीं जा पाएंगे। यानी ये रेड कलर को ब्लू और ग्रीन से सेपरेट कर देगा, इस टाइप का कुछ ऑप्शन सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, पहला ही ऑप्शन ये लिखा है और यही सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक कार ऑफ मासन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती है और उसकी पावर कांस्टेंट है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना। पावर कांस्टेंट तभी होती है जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये नहीं याद है तो डिराइव हो सकता है, लेकिन याद होना चाहिए हम लोगों को ये। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की पावर 3/2, ये क्लास में आपको डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करेंगे, सब रिलेशंस लिखाए हैं क्लास में आपको। तो डिस्प्लेसमेंट टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन किसके होगा, तो वेलोसिटी होती है ds/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी t की पावर 1/2 के।
एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1/2 के हो जाए। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर -1/2, है ना। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दो बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना मतलब v1 अपॉन v2 इक्वल टू पहले का स्लोप अपॉन दूसरे का स्लोप। पहला एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो पहले का स्लोप होगा tan 30 और दूसरे का होगा tan 60। tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो आंसर आएगा 1/3। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, 1:3 रेशियो आएगा, है ना। आप लोग मैच करते चलिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इन एनी फिशन प्रोसेस द रेशियो ऑफ फिशन प्रोडक्ट्स का और पेरेंट न्यूक्लियस का रेशियो हमेशा लेस देन 1 होता है ना। प्रोडक्ट्स का मास कम होगा और रिएक्टेंट्स का मास हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। मैच करते जाइए, आप लोग चेक करते जाइए, है ना। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर इज 250 मिली जूल। किसी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड 250 मिली जूल। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ Li²। करंट इंडक्टर में 60 मिली एम्पियर है, तो इंडक्टेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन मामूली सा है। एनर्जी 250 मिली जूल है, तो इसको 250 इंटू 10⁻⁻3, अब ये जूल में आ गया। इंडक्टेंस हमें निकालना है और I 60 मिली एम्पियर दी है, तो 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर हुआ, स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻²। ये आएगा 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 36, 18 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एल सॉल्व करेंगे तो 25/18 और इंटू 10⁻², तो ये 1.3, 138 के आसपास आ जाएगा समथिंग। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लोगे अपने आप। मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, करा कैसे गया, है ना, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में जा रही है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतने, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू दी है, तो पीक वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आरएमएस वैल्यू इंटू √2, तो ये आ जाएगी 6√2 वोल्ट पर मीटर। और फिर हमें मालूम है E0/B0 इक्वल टू C होता है, तो यहां से B0 की वैल्यू आ जाएगी E0/C। E0 दिया है 6√2 और C होगा 3 इंटू 10⁸। सॉल्व करेंगे तो 2√2 इंटू 10⁻⁻8, √2 1.4 होता है, तो ये 2.8 इंटू 10⁻⁻8 क्या SI यूनिट में आंसर आ जाए। तो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डिके दिया गया है, पार्टिकल कौन कौन से इमिट हुए हैं। तो देखो यहां x से y जाने में मास नंबर में चेंज नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ता है जब बीटा माइनस डिके होता है, यानी नेगेटिव बीटा पार्टिकल डिके करता है, तो यहां बीटा निकला होगा। पहला बीटा होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। दूसरे में वो कह रहे हैं मास नंबर 4 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। ऐसा तब होता है जब अल्फा निकलता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, मास नंबर 4 से, तो बीटा के बाद अल्फा निकला, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाद में न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है। एक्साइटेड, ये स्टार का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट, और ऐसे है इसका मतलब ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा निकलता है, तो बाद में गामा निकला होगा, तो बीटा अल्फा गामा ये रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो। ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियस है NXM, इमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। एक अल्फा निकलेगा और 2 बीटा।
एक अल्फा निकलने से, जब अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। 2 बीटा, जब सिर्फ बीटा लिखा होता है इसका मतलब बीटा माइनस निकला है, बीटा माइनस। बीटा निकलेगा, एक बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, 2 से निकलने पे 2 से बढ़ जाएगा, तो 2 से बढ़ा देंगे तो ये n हो जाएगा और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो NxM-4, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक थोड़ी सी गलती है, जब एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज होंगे तो एलिमेंट का नाम भी तो चेंज हो जाएगा, तो ये x नहीं रहेगा, अब x के बाद कुछ और y z w कुछ नाम बदल देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में x करके लिखा है तो x लिख दिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, कह रहे हैं जंक्शन डायोड जो लगा है वो आइडियल है, तो करंट बताओ कितनी हो। जब भी इस तरह का केस आता है हम लोग, ओपन सर्किट होता है, सीधे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, केवीएल लगा देना, तो ए से बी तक केवीएल लगाओ। तो VA डायोड तो आइडियल है, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो ये कुछ नहीं करना है। इसमें IR, करंट को I मान लेते हैं, तो -I और R रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम यानी 10⁻³ ओम, पहुंच गए B पर तो इक्वल टू B। तो यहां से VA माइनस VB ये आ जाएगा 10⁻³ I, तो I आएगा VA माइनस VB अपॉन 10⁻³। VA 4 है, VB 6 है, तो ये 10 आएगा, 10 अपॉन 10⁻³ यानी 10⁻⁻² एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, 10⁻⁻² एम्पियर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला पेपर इजी है थोड़ा, है ना। द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम, कह रहे हैं सर्किट से सही ऑपरेशन कौन सा पता चल रहा है। देखो एकदम आसान है, दोनों स्विच जब ओपन होंगे है क्या, देखो सर्किट समझो, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, ग्राउंड है मतलब पोटेंशियल 0 है, लोअर पोटेंशियल। अगर करंट इस बल्ब में से पास होगी, एलईडी बल्ब लगा, अगर करंट इसमें से पास होगी तो ये जलेगा यानी ऑन हो जाएगा, आउटपुट 1 मिलेगा या ऑन मिलेगा। अगर करंट इसमें से नहीं जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। जब करंट के पास कई रास्ते जाने के लिए होते हैं तो करंट उन सब में, अगर सब में रेजिस्टेंस है तो जिस रास्ते में सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी। अगर मान लो 2 रास्ते करंट के पास हैं, एक रेजिस्टेंस वाला और एक बिना रेजिस्टेंस वाला, तो पूरी करंट बिना रेजिस्टेंस वाले से चली जाएगी। तो जब ये दोनों स्विच ओपन है तब तो बल्ब जलेगा ही, यानी जब A 0 है B 0 है तो जो रिजल्ट है वो ऑन है, मतलब A 0 है B 0 है तो Y 1, रिजल्ट ऑन है यानी बल्ब ऑन है तो Y 1 है। और जब A 1 होगा, इसको क्लोज कर दो, दोनों स्विच क्लोज कर दोगे तो A 1 B 1, और जब दोनों क्लोज कर दोगे तो ये रास्ता ओपन हो जाएगा और इस रास्ते में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब करंट 6 वोल्ट यानी हायर पोटेंशियल से यहां जंक्शन पे पहुंचेगी, चौराहे पर पहुंचेगी, तो उसको बल्ब तक जाने के 2 रास्ते दिखेंगे। एक रास्ते में रेजिस्टेंस लगा हुआ, अब ये ना कहिए कि सर रेजिस्टेंस तो बाद में लगा है, बल्ब तो पहले लगा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो पूरे ब्रांच का एक साथ काम करता है सिस्टम, चाहे रेजिस्टेंस पहले लगाओ या बाद में लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक करंट थोड़ी जो करंट है जब यहां पहुंचेगी तो एक रास्ते में रेजिस्टेंस है बल्ब वाले रास्ते में, और इस तरफ से करंट आएगी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो करंट को थोड़ी ना कोई गरज है कि उसको बल्ब जलाना है, उसको तो फ्लो करना है हाई से लो पोटेंशियल, और उस रास्ते से फ्लो करना है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो पूरी करंट इधर मुड़ जाएगी और रेजिस्टेंस वाले रास्ते में यानी बल्ब वाले रास्ते में कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। अब इतने समझ जाओगे क्या होगा, दोनों ऑन हैं तो रिजल्ट ऑफ है, दोनों ऑन हो तो रिजल्ट ऑन, ये किस में होता है, एंड में। और इसका उल्टा कर दो, दोनों ऑन है तो रिजल्ट ऑफ, यानी इसमें नॉट गेट लगा दिया गया तो ये नैंड गेट में हो जाएगा। तो सिंपली ये नैंड गेट का एग्जाम्पल है, नैंड गेट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए और बी ऑन तो आंसर ऑन, जबकि यहां ए और बी ऑन तो आंसर ऑफ। इसका मतलब ए और बी अगर ये 1 होता तो ये एंड गेट होता, ये 0 है इसका मतलब उसमें नॉट लगा दिया गया तो ये नैंड गेट हो, है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैच करते जाइए। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन एकदम आसान सा, पार्ट ओए ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और ओए ग्राफ का जो स्लोप है वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा यानी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। तो ओ ए पार्ट से मैच करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी, ए का 1
अब ए का 1 सेकंड में नहीं है, ए का 1 थर्ड में नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ में से ऑप्शन होगा। ए बी जो है इसमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, इसको आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा एंगल का मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो बी का होगा 3, तो बी से 3 मैच करेगा, बी से 3। फोर्थ ऑप्शन में बी से 3 है और फर्स्ट ऑप्शन में बी से 3 है, तो बी तो बेकार हो गया। सी चेक करते हैं, बीसी ऑफ ग्राफ, बीसी पार्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगी। बीसी पार्ट में वेलोसिटी 0 होगी, और यानी सेकंड में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ये मैच करेगा, तो सी से 2 मैच करेगा। फोर्थ ऑप्शन में सी का 4 दिया है और फर्स्ट ऑप्शन में सी का 2, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ही बेसिक था। 220 वोल्ट 50 वॉट बल्ब्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज। दो बल्ब पहले सीरीज में लगाए गए, सीरीज में लगाए गए 220 वोल्ट सोर्स के साथ। ये भी 220 वोल्ट का सोर्स है, इसका भी रेटिंग वोल्टेज 220 है और इसका भी रेटिंग वोल्टेज 220 है। पावर दोनों की 50 वॉट है। पहले सीरीज में लगाए गए हैं, फिर पैरेलल में लगा दिए गए, फिर इनको पैरेलल में लगा दिया गया। पूछना है पावर का, पावर ड्रॉन बाय कॉम्बिनेशन इन ईच केस। आपको पता है सीरीज में पावर होती है 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2, और यहां से p सॉल्व करोगे तो 1/50 प्लस 1/50 करोगे तो 25 वॉट आ जाएगी। पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है p1 प्लस p2, 50 प्लस 50 करोगे तो 100 वॉट आ जाएगी। तो पहले में 25 वॉट, दूसरे में 100 वॉट, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? प्रोटॉन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए अगर उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम रेडियस पे घूमना है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू √2mk अपॉन QB। यहां चूंकि दोनों को सेम रेडियस होनी है तो R सेम हो गया, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, दोनों में 2 तो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। अलग अलग क्या होना है, काइनेटिक एनर्जी, मास अलग है, ये अलग है। तो यानी हम कह सकते हैं √mk/q कांस्टेंट, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर, सॉरी mk स्क्वायर कर दें तो mk/q स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी अपॉन प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा पार्टिकल का मास इंटू अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन अल्फा पार्टिकल के चार्ज का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे, प्रोटॉन का मास mp ही रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। जब दो चीजें इक्वल कर रहे हैं तो यूनिट का फिक्र नहीं करना, अगर इधर काइनेटिक एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हो तो इसका आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व होकर आएगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल का कितना होता है E, तो E स्क्वायर। उधर करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, और चार्ज होगा 2 टाइम्स, स्क्वायर करेंगे तो 4E स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, mp से mp कट गया, E स्क्वायर से E स्क्वायर कट गया, तो k अल्फा इक्वल टू सीधे सीधे 1 आ गया, यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, यानी सही ऑप्शन होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सीधा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। A charge q is situated at the corner of a cube. The electric flux pass through any face. चार्ज जब किसी कॉर्नर पे रखा होता है क्यूब के, तो जो दीवारें उस कॉर्नर से गुजरती हैं जहां चार्ज रखा हुआ है, उन दीवारों का फ्लक्स 0 होता है। बाकी 3 दीवारें जो उस कॉर्नर से दूर होती हैं उनका फ्लक्स होता है q/24 एप्सिलॉन नॉट।
इसमें किसी एक दीवार का फ्लक्स पूछा गया है, तो दो ऑप्शन पॉसिबल थे, दो आंसर, एक 0 और एक Q/24ε0। 0 दिया नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा Q/24ε0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम is having a charge of इतने मिलीकूलम, through what potential difference must it be accelerated to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब किसी चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पीड आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो इससे रिलेट होती है। चार्ज क्यू पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है ½ mv²। चार्ज 2 मिली कूलम दिया है, इसको 2 × 10⁻³ लिख लिया, डेल्टा वी हमें निकालना है। मास आपको चार्ज पार्टिकल का 2 ग्राम दिया है, ये 2 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया v²। 2 × 10⁻³ से 2 × 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वी सॉल्व हो गया v²/2। अच्छा, v की वैल्यू दी है तो v 10 मीटर पर सेकंड दिया, तो 10 का स्क्वायर/2 ये 50 आ जाएगा, तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 50 वोल्ट, है ना। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये इजी पेपर है। कुछ क्वेश्चन 2-4 अच्छे हैं, बाकी तो सिंपल है। कह रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ये कुछ नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी किसी लिक्विड की इस तरह से लिखी गई है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू η⁴x ρ⁴y r⁴z। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है और आर रेडियस है पाइप की। पूछ रहे हैं XYZ की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला है, सीधे पूछ रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, K⁴ ये फॉर्मूला होता है। K क्या होता था यहाँ पर, रेनॉल्ड्स नंबर, जो एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ईटा विस्कोसिटी, रो डेंसिटी, आर रेडियस। तो V को लिख सकते हैं K η⁴1 रो की पावर -1 आर की पावर -1। कंपेयर करो तो x की जगह 1 लिखा है तो x 1 हो गया, y की जगह -1 है तो y -1 हो गया, और z की जगह भी -1 है तो z भी -1 हो गया। तो 1 -1 -1 यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सीधे फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q and dipole moment is P. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field. Dipole moment field के डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 डिग्री है। पूछ रहे टॉर्क बताओ। टॉर्क होता है P sin थीटा और थीटा है 0 डिग्री, तो टॉर्क तो हो गया 0। और पोटेंशियल एनर्जी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, -P cos 0 यानी -P मिनिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -P cos 0, और cos 0 1 होता है तो -P, यानी ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस कंडीशन में टॉर्क 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, हो गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोगों से। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम किसका, हाइड्रोजन का टेम्परेचर। 1 ग्राम हाइड्रोजन का टेम्परेचर बढ़ाना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर T1 से T2। पूछ रहे हैं हीट कितनी चाहिए, फॉर्मूला लिखाया गया है। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो μCp∆T फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ाना है, हीट देनी है, तो μCv∆T। तो सीधा सीधा Q का फॉर्मूला होगा μCv∆T। म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, 1 ग्राम है, हाइड्रोजन है, मोलर मास 2 होगा तो 1/2 हो गए मोल्स। CV का फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ाया गया है, ηr/2। ईटा होता है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंफ्यूज मत करना। पिछले फॉर्मूले में जो ईटा आया था वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, लेकिन जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था तो उसमें हम लोग ईटा को, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ईटा से डिनोट करते थे, तो ηr/2। डाइटॉमिक गैस है हाइड्रोजन, तो उसके लिए ईटा 5 होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती, तो CV हो जाएगा 5, तो ये 5r/2, और ΔT होगा T2 - T। तो आंसर आएगा 5r/4 × T2 - T। अच्छा, आंसर K के फॉर्म में दिया है,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, तो ये बात हमें पता है कि R/N जो है ये K के बराबर होता है, तो यहां से R जो होगा वो NK हो जाए, तो R को NK लिख देंगे, तो ये 5NK/4 T2 माइनस T1 ये हो जाए, तो 5NK/4 T2 माइनस T1 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो ये भी सब फॉर्मूले ही हैं डायरेक्ट। ये कह रहे हैं इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दीजिए ए और बी के बीच में, ये तो और आसान है। ये 3/3 1, ये 3/3 1, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, ये बेकार हो गया। 3 और 3 सीरीज में है तो 3/2, ये 3 और 3 सीरीज में है 3/2, और 3/2 पैरेलल में है, तो आंसर आ जाएगा 3। ये तो सब लोग आसानी से कर ही सकते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। In resonance tube, two successive positions of resonance are obtained at 15 and 48. पहला रेजोनेंस मिलता है 15 सेंटीमीटर पे, दूसरा रेजोनेंस मिलता है 48 सेंटीमीटर पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक जो N है वो 500 हर्ट्ज दी हुई। स्पीड ऑफ साउंड बताओ। रेजोनेंस ट्यूब में हमने आपको दो ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक स्पीड ऑफ साउंड का और एक एंड करेक्शन का। एंड करेक्शन एक्सपेरिमेंटल पार्ट में आता है और वैसे भी ज्यादा कभी पूछा नहीं गया है, तो यही एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो V होता है 2nL2 माइनस L1। 2nL2 माइनस L1 करेंगे, N की जगह 500, L2 में से L1 घटाएंगे, 48 में से 15 तो 33 आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 33 × 10 यानी 330 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज दिस एंड दिस हैव द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इन द रेशियो दिस, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन F1 मैक्स ये होगा ω1² A, F2 मैक्स ये होगा ω2² A। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω2x और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एम्पलीट्यूड पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां x = A हो जाए, x की जगह A रख देना, डिवाइड कर दो, A कैंसिल हो गया, ω1 आप सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, गलत कर दिया, ये A1 A2 दिए, ω1 आपको दिया है 100 और ω2 दिया है 200, तो ये 100/200 का स्क्वायर हो गया। A1/A2 1/2 दिया, तो ये 1/4 × 1/2 करेंगे, आंसर आएगा 1/8। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला 1/8। सब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हैं, बेसिक लेवल का पेपर है ये वाला, कुछ क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब एकदम आसान है। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis. Solid sphere है, ये अपने symmetry axis के about freely rotate कर रहा है, इस एक्सिस के about freely rotate कर रहा है। The radius of the sphere is increased keeping its mass same. रेडियस को बढ़ा दिया गया यानी अपने आप रेडियस बढ़ गई, मास कांस्टेंट रहा, बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया, बिना फोर्स या टॉर्क अप्लाई किए रेडियस बढ़ गई और मास कांस्टेंट रहा। इस तरह के सिचुएशन में हम जानते हैं सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसी सिस्टम में अगर कोई चेंज करते हैं और उस दौरान सिस्टम में नेट टॉर्क 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहां पर हम पूछा जा रहा है क्या कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी सब बदल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, सब बदलेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 से 1600 आरपीएम इन 4 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो, सीधा फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे, ω2 = ω1 + α_t, ये वाला फॉर्मूला, या ω = ω0 लिख लो, उसकी आदत पड़ी आप लोगों को, तो ये लिख सकते हो ω = ω0 + α_t। फाइनल 1600 है आरपीएम, इनिशियल 1200 आरपीएम है, अल्फा निकालना है, टाइम 4 सेकेंड है, अल्फा आएगा 400/4
यानी 100, 400/4, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यूनिट को ध्यान देना पड़ेगा। आरपीएम में ओमेगा गिवन है, आरपीएम में रोटेशन पर मिनट, बाद में भी चेंज कर सकते थे, यही कर लेते हैं। तो ये 1600 आरपीएम है, तो इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोटेशन की बजाय रिवोल्यूशन पर सेकंड की बजाय रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। हमें रेडियन पर सेकंड में कहीं भी ओमेगा के वैल्यू यूज करनी होती है। ओमेगा नॉट है 1200, तो इसको 1200 इंटू 2π/60 और प्लस अल्फा इंटू 4। अब अल्फा सॉल्व करोगे तो 1600 माइनस 1200 यानी 400 इंटू 2π/60/4, ये आएगा 100, 10/6, 20/6, 10/3, 10π/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। 2π/60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? रोटेशन को, एक रोटेशन में कितना घूमता है 2π, तो रोटेशन हो गया 2π, पर मिनट दिया है तो मिनट हो गया 60 सेकेंड, तो 2π/60 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कह रहे एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m था, जब वो सीधा था ऐसा तो मैग्नेटिक मोमेंट m था। अब इसको घुमा के एक आर्क बना दिया गया है और कह रहे हैं आर्क जो है अपने सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए कितना होगा। हमें मालूम है जब किसी मैग्नेट को घुमा के आर्क बना देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्लास में कई बार बताया, रिवाइज कराया है, m sin θ/2 अपॉन θ/2। अगर स्ट्रेट मैग्नेट का m था तो अब हो जाएगा m sin θ/2 डिवाइड बाई θ/2। थीटा आपको 90 डिग्री दिया है तो ऊपर तो हो जाएगा sin 45, नीचे 90 रखोगे 45 आएगा, लेकिन डिग्री में ना रखना होगा, रेडियन में रखना होगा। जब बिना साइन और कॉस के एंगल आएगा तो हमेशा उसको रेडियन में पुट करेंगे, तो यहाँ π/4 रख देंगे, तो ये आएगा 4m/π इंटू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल होगा तो ये 2√2m/π, सही आंसर होगा फोर्थ वाला। ये कैसे आ गया, समझ आ गया ना बात? ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, फिर एक 2 को √2 से भाग दोगे तो √2 बचेगा और एक 2 ऐसे ही बचा रह जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेक्स n रोटेशंस पर मिनट, फिर देखो रोटेशन पर मिनट आरपीएम दिया है, 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड पूछना है सेंटर पे। हमने पढ़ रखा है कि जब कोई चार्ज Q r रेडियस के सर्किल में घूम रहा होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π Q ω/r। इसी फॉर्मूले का यहां यूज करना है, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4π, Q की जगह आ जाएगा E। ओमेगा आपको दिया है n रोटेशन पर मिनट, तो n को 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाई r में r रेडियस दी हुई, सॉल्व कर लो। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो b आएगा μ0, 2 से नीचे 4, 120, μ0 ne/120r, μ0 ne/120r, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सीधा फॉर्मूला। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन ए मीडियम अदर देन एयर, मतलब पहले पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एयर में था एपरेटस पूरा, फिर उस एपरेटस को किसी लिक्विड मीडियम में या किसी मीडियम में डुबो दिया गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं दिया, वही निकालना है, उसमें डुबो दिया गया। कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट 8th डार्क फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर 5th ब्राइट फ्रिंज लाइज इन एयर। कह रहे हैं जब एयर में एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो जहां 5वीं ब्राइट फ्रिंज बनती थी, मीडियम में डुबोने के बाद ठीक उसी जगह पर 8वीं डार्क फ्रिंज बनती। एयर में जहां 5वीं ब्राइट फ्रिंज बनती थी, मीडियम में डुबोने के बाद ठीक वहीं पर 8वीं डार्क फ्रिंज बनती। तो पूछ रहे हैं बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा।
एयर में जहां पांचवी ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, यानी पांचवी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस y ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इन एयर, जो एयर में पांचवें ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन होगी वही मीडियम में आठवें डार्क फ्रिंज की लोकेशन होगी। अच्छा, मीडियम आने से फर्क क्या पड़ेगा? तो मीडियम आने से जो वेवलेंथ एयर में लैम्डा थी वो मीडियम में जाने पर लैम्डा बाई म्यू हो जाती, ये फर्क पड़ता। तो अगर एयर में वेवलेंथ लैम्डा थी तो मीडियम में जाने पर वो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगी, ये फर्क पड़ेगा। तो बस यही करना है। अब ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन आप जानते हो, वो होती है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है तो 5d लैम्डा बाई डी, और यहाँ एर्थ डार्क फ्रिंज है तो ये हो जाएगा 2। डार्क फ्रिंज की लोकेशन क्या होती है? 2m-1 d लैम्डा बाई 2d। जिस नंबर की फ्रिंज चाहिए उस नंबर को m रख दोगे, पांचवी चाहिए तो m5 रख दोगे, आठवीं चाहिए तो m8 रख दोगे, एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रखें तो m हमें आठवीं चाहिए, तो 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 1 15, तो सीधा लिख देते हैं 15। तो ये आएगा 15 डी लैम्डा बाई 2d, और साथ में लैम्डा लैम्डा ना रह के लैम्डा बाई म्यू हो जाए। डी लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई डी कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, उधर बचा 24 बाई 2 12, और साथ में बचा बाई म्यू, और कुछ बचा 24 बाई 2 12, 12 बाई म्यू। म्यू सॉल्व करेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है डी लैम्डा बाई डी, ये करेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है 5d लैम्डा बाई टी, और एर्थ डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज होती है 2m-1, तो एर्थ है तो 16 माइनस 1 15 डी लैम्डा बाई 2d ये होगा, और साथ में लैम्डा लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो 15 डी लैम्डा बाई 2d, म्यू हो गया 8 आ गया। अब डी लैम्डा बाई डी तो पूरा हो गया कैंसिल, इधर बचा 5, उधर बचा ये 60, 2 से 8 कटेगा 4, ये 60 बाई म्यू ये आ जाएगा। तो 5 म्यू इक्वल टू 60, तो म्यू आ जाएगा, कुछ इतना बड़ा आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है 5d लैम्डा बाई डी, और एर्थ डार्क फ्रिंज है, तो एर्थ डार्क फ्रिंज हो जाएगी 8 2m-1 डी लैम्डा बाई 2d, तो m 8 रखेंगे, आठवीं है ना, अच्छा गड़बड़, एर्थ डार्क फ्रिंज ठीक है, एर्थ डार्क फ्रिंज तो 2m इंटू 8, तो 16-1 15 डी लैम्डा बाई 2d, तो डी लैम्डा बाई 2d, और लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, ये होगा। डी लैम्डा बाई डी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, उधर 5 बचा और इधर बचेगा 60, तो 5 म्यू इक्वल टू 60, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, कैलकुलेशन तो सही हो रहा है ना। तो ये म्यू हम लोग का आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, से कोई चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 12 आ रहा है म्यू, तो 12 तो आ नहीं सकता, इतना बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं हो, इतना बड़ा म्यू होता भी नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एयर में हुआ, देन इन अ मीडियम इट इज फाउंड दैट एर्थ डार्क फ्रिंज इन द मीडियम, मीडियम में एर्थ फ्रिंज, तो एर्थ डार्क के लिए 2m-1, तो 8 इंटू 2 16, 16-1 15 डी लैम्डा बाई 2d ये हुआ, मीडियम हो गया 8। अच्छा, ये 8 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं, एर्थ डार्क फ्रिंज में 8 हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, इसलिए गलती हो रही है। एर्थ डार्क फ्रिंज के लिए M8 रख दिया ना, तो एर्थ डार्क फ्रिंज की लोकेशन तो ऐसे ही आ गई, तो अब हम एक्स्ट्रा थोड़ी ना एर्थ लेंगे, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो डी लैम्डा बाई डी से डी लैम्डा बाई डी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 5 इक्वल टू, बचा क्या 5 इक्वल टू, उधर बचा 15 बाई 2 म्यू, तो 10 म्यू इक्वल टू 15 आ गया, तो म्यू आ जाएगा सीधे सीधे 1.5, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। वो गलती क्या हो रही थी, एर्थ फ्रिंज जब हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, एर्थ फ्रिंज के लिए M8 रख दिया, तो दोबारा 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, वही गड़बड़ हो रहा था। तो ये आ जाएगा 1.5, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। An electric kettle has two heating coils.
when one of the coils is connected to an AC source, the water in the kettle boils in 24 minutes. When the other coil is used in water, boils in 48 minutes. इलेक्ट्रिक केटल में दो कॉइल्स हैं, एक को ऑन करते हैं तो 24 मिनट में, एक को ऑन करते हैं, दूसरे को ऑन करते हैं तो 48 मिनट में वाटर बॉयल होता है। अगर कह रहे हैं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके साथ में ऑन कर दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा? तो ये पढ़ाया है आपको क्लास में डायरेक्ट कि अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट होकर टाइम पूछा जाए तो T इक्वल टू T1 प्लस T2 होता है, और पैरेलल में कनेक्ट होकर टाइम पूछा जाए कितना लगेगा बॉयल करने में, तो 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। सीधा आपको याद होना चाहिए। ये करोगे तो ये 2/48 प्लस 3/48, 2/1/, तो ये 3/48, 1/16, तो T आ जाएगा 16 मिनट। अगर ये चीजें आपको याद नहीं है डायरेक्ट तो कॉपी से रिवाइज करिए, इनको डेराइव करिए घर पे, डेरिवेशन आना चाहिए आपको। अब टेस्ट पेपर में डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं आपको, है ना। कुछ पेपर जो अच्छे वाले होंगे उसमें डेरिवेशन करा देते हैं, लेकिन अब ये आसान पेपर है, इसमें क्या डेरिवेशन कराएं, छोटी छोटी बातें हैं, याद कर लीजिए इनको, और याद होनी चाहिए प्रॉपरली। नहीं याद है तो कॉपी से डेरिवेशन सहित रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा 16 मिनट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक क्यूब के हर कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया गया, क्यूब के हर कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया गया। ये क्यूब है, हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां 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 हर कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया गया। पूछना है सेंटर पे पोटेंशियल बता दो। टोटल 8 चार्ज होंगे। अच्छा, ये आपको पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्नर के जो डिस्टेंस होती है वो डायगोनल के आधी होती है। साइड लेंथ अगर b है तो डायगोनल होगा b√3 और ये आधी हो जाएगी। सेंटर से आप जिस कमरे में बैठकर वीडियो देख रहे हैं, आप देखो, आप कमरे के सेंटर से, अगर कमरा क्यूबिकल है तो सेंटर से हर कोने की डिस्टेंस सेम होती है और वो b√3/2 होती है। तो जब सारी डिस्टेंसेस सेम है, सारे चार्जेस सेम है, तो हर चार्ज की वजह से सेंटर पे सेम पोटेंशियल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे, उसको 8 गुना कर देंगे। तो हम कहेंगे सेंटर का पोटेंशियल होगा एक चार्ज का पोटेंशियल का 8 गुना, और एक चार्ज का पोटेंशियल होगा Q/R। चार्ज माइनस Q है और डिस्टेंस होगी b√3/2। अब सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो VC ये ऊपर 8 इंटू 2 16 होगा, 16/4 करेंगे तो 4 आएगा, तो -4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट b√3, ये आंसर आएगा। तो -4Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट b√3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें भी कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर E एंड C। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज, उसकी एनर्जी E है, कैपेसिटेंस C है, ये दिया हुआ है। अब कह रहे हैं उसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। एप्सिलॉन R लिखो या K लिखो, एक ही बात है। एप्सिलॉन R को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो 5 है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये नहीं बताया गया पूरा भरा है कि खाली भरा है, मतलब पार्शियली भरा है। अगर पार्शियली भरा होगा तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन कम पड़ जाएगी। तो हम ये मान के करेंगे कि पूरा भर दिया गया डाइलेक्ट्रिक। पूछ रहे हैं बताओ एनर्जी और कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक भर देने से कैपेसिटेंस 5 जितने, मतलब K टाइम्स हो जाता है। जब किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पूरा भर देते हैं तो K टाइम्स हो जाता है। K 5 है तो कैपेसिटेंस तो 5 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं चार्ज कांस्टेंट है, तो एनर्जी का फार्मूला जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2Q²/C। अब चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/C हो गई। कैपेसिटेंस जब 5 गुना हो गया है तो एनर्जी 1/5 टाइम्स हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी E/5। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, एनर्जी हो जाएगी E/5 और कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 टाइम्स यानी 5C। फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, x दिया हुआ है a-bt²। मैच करना है। पहले ऑप्शन में पूछ रहे हैं वेलोसिटी बता दो 2 सेकंड पे, वेलोसिटी dx/dt होगी और वो निकालेंगे तो वो आएगी -2bt। b आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, a दिया है 8.5, b दिया है 2.5।
तो 2.5 रख दो बी को, तो ये आ जाएगा माइनस का 5t। अब पहले ऑप्शन में 2 सेकंड पे पूछा गया तो टाइम 2 रख देंगे, टाइम 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगी वेलोसिटी -10। तो ए से मैच करेगा 2। ए से 2 पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो दूसरा चौथा होगा। बी 0 टाइम पर वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम 0 रख देंगे, 0 आ जाएगी, तो बी से मैच करेगा 3। चौथे में बी से 4 दिया तो ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। है ना, मामूली क्वेश्चन था। Steam at 100 degree Celsius is passed into 40 ग्राम of water at 10 डिग्री सेल्सियस। इधर स्टीम है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको पास किया गया है वाटर में जो 40 ग्राम है हमारे पास, और वो 10 डिग्री सेल्सियस पर है। स्टीम का मास नहीं दिया, इसका मतलब हमारे पास अनलिमिटेड स्टीम है। जब ऐसा क्वेश्चन आए और मास ना दिया हो, मतलब स्टीम अनलिमिटेड है, जितनी चाहे उतनी पास कर सकते हैं, उतनी भेज सकते हैं, तो स्टीम अनलिमिटेड है। कह रहे हैं व्हेन वाटर एक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं जब पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, वाटर में स्टीम पास की जा रही है, जब वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो पूछ रहे हैं बताओ मिक्सचर में कितना वाटर था। तो पहले स्टीम जो होगी ये कंडेंस होगी, स्टीम से बनेगा पानी, तो मान लो m ग्राम स्टीम कंडेंस हो गई। m ग्राम स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो m ग्राम वाटर बनेगा, और जब एक फेज से दूसरे फेज में सिस्टम जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो अभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितनी हीट लगेगी इसमें, तो हीट जो निकलेगी रिलीज होगी वो होगी ml, m इंटू एल, एल हो जाएगा 540 स्टीम के लिए, इतनी हीट रिलीज होगी। अब ये जो वाटर है, अब पूरा सिस्टम में वाटर कितना हो गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और ये 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो अब ये वाटर भी इसको हीट देगा, तो अब हम इसमें कहेंगे ये वाला वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये स्टीम हीट रिलीज करेगी। कितनी हीट रिलीज करेगी देखो, तो हम कहेंगे हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। पहले स्टीम ने कितनी हीट रिलीज करी, m इंटू 540 ये रिलीज करी, प्लस ये वाला वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है और इसको 40 पे जाना है, तो ये भी हीट रिलीज करेगा और इस टोटल हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। जो ये वाला वाटर हीट रिलीज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए, m ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो हीट रिलीज करेगा इससे क्या बनेगा, m ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, और ये कितनी हीट रिलीज करेगा, ms डेल्टा थीटा, तो ये हीट रिलीज करेगा ms डेल्टा थीटा, s वाटर का लेंगे इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा 100 माइनस 40, 100 से 40 तक जा रहा है तो 60 हो जाएगा। इतनी टोटल हीट ये स्टीम वाला वाटर रिलीज करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर 10 से 40 जाना है, तो अब हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट रिलीज्ड, ये फॉर्मूला लगाएंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट रिलीज्ड। अब देखो कैसे करेंगे, आसान सा है, ध्यान से देखो। रिलीज्ड हीट टोटल कितनी हो गई, 540 m जो स्टीम से वाटर बनने में आई थी, फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 40 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ। जैसे कही सर क्यों कन्वर्ट हुआ, अरे भैया सिस्टम में जितना वाटर होगा सेम ही टेम्परेचर पे तो रहेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंटेनर में दो तरह के पानी भरे हैं, एक का टेम्परेचर 100 है, एक का टेम्परेचर 40 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 वाला हीट रिलीज करेगा, 40 वाला एब्जॉर्व करेगा, और तब तक ये होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ 100 वाला वाटर है, यहाँ 10 वाला वाटर है, तो 100 वाला हीट रिलीज करेगा, 10 वाला एब्जॉर्व करेगा, और फाइनली टेम्परेचर 40 हो जाना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ml हो जाएगा ये 540 m, प्लस और कितनी हीट रिलीज करी इसने, 100 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हीट रिलीज करी ms डेल्टा थीटा, s वाटर का 1 होता है और डेल्टा थीटा 60। एब्जॉर्ब कितनी करी इसने, इसका मास 40 था, स्पेसिफिक हीट 1 थी, और एब्जॉर्ब इसने कितनी करी, 10 से 40 टेम्परेचर हो गया, तो 40 माइनस 10 यानी 30। समझ आया क्या लिखा, ये इधर रिलीज्ड हीट है जो इस वाटर ने, इस सिस्टम ने रिलीज करी, और ये इसने एब्जॉर्ब करी ms डेल्टा थीटा। तो ms वाटर का 1 होता है, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 10 से बढ़कर 40 हुआ है तो 40 माइनस 10,
ये 540 एम प्लस 60 एम, ये 600 एम हो जाएगा। और उधर आएगा 30 इंटू 40 1200, 0 0 कट गए, एम आ गया सीधे सीधे 2 ग्राम, एम 2 ग्राम आ गया। यानी 2 ग्राम स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। पूछ रहे हैं बताओ मिक्सचर में टोटल पानी कितना हो गया, तो 40 ग्राम पहले से था और 2 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 42 ग्राम, 42 ग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड टोटल मास ऑफ वाटर। देखो द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, कितना मास सिस्टम में वाटर का होगा, तो 40 ग्राम पहले से था और 2 ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुई, वो एक्स्ट्रा हो गया, तो 40 प्लस 2 मिलाकर 42 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चेक करते जाइए, आगे बढ़ते हैं। A car starts from rest and accelerates at 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद कार यहां आ गई, यहां 4 सेकेंड बीत चुके हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो, यहां से एक बॉल, अच्छा इस वक्त तक वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 था, a 10 था और टाइम 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो चुकी है 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो जो था वो रहेगा, ये समझ आती बात है। यहां इसके विंडो से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो जब यहां से बॉल को ड्रॉप करोगे, आपसे बताया गया पढ़ाया गया है, जब भी किसी बॉडी को कहीं से ड्रॉप करते हैं तो गिरने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी गिराने वाले के बराबर होती है, लेकिन गिरने वाले का एक्सेलरेशन हमेशा g होगा, उसका गिराने वाले के एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। ये बॉल गिरने वाली है, कार गिराने वाली है, इसका एक्सेलरेशन a था, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी गिरने के बाद इसकी भी क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन हवा में आते जी हो जाएगा, यानी ये बॉल पैराबोलिक पाथ पे नीचे जाएगी, पैराबोलिक पाथ, है ना। अब कार का विंडो तो इतना ऊंचा होता नहीं है कि आप कार बॉल इतनी देर चले, तो मान लो कार किसी बहुत ऊंचे पुल पर थी, किसी फ्लाईओवर पे कार थी, नीचे बहुत गहरी खाई थी और उसमें कार से हाथ बाहर निकाल के बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना, ऐसे हाथ बाहर निकाला गया और ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, तो बॉल नीचे गिरती जा रही है, पैराबोलिक पाथ पे जाएगी। तो ये हुआ। अब कह रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। जब बॉल चली थी तो 0 सेकेंड था, 4 सेकेंड बाद बॉल को गिराया गया, 7 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं, यानी बचे हुए सेकेंड 3 और हैं, तो 3 सेकेंड और बचे हैं। अब उन 3 सेकेंडों में क्या होना है वही पता लगाना है। एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई है नहीं और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10 ही रहेगा, यानी जी ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जो भी उसकी वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो जी 10 दिया है तो 10 ले लेंगे, तो एक्सेलरेशन तो 10 आएगा, तो और निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहले में एक्सेलरेशन 5 दिया है, दूसरे में 0 दिया, तीसरे में 0 दिया, एक्सेलरेशन 10, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप कहो सर वेलोसिटी बता दीजिए कैसे निकाली जाएगी, तो वेलोसिटी देखो, टाइम 3 सेकेंड बाद जब ये गिरा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 3 सेकेंड बाद इसमें वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया होगा वी वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, 40 था वो 40 रहेगा, तो जो y कंपोनेंट होगा वी वाई वो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, यू वाई 0 है, ए वाई 10 है और टाइम 3 सेकेंड है, तो y कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, x कंपोनेंट 40 था 40 रहेगा, वो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो वो कांस्टेंट, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी, जब हमें पता है वो गिर रहा है, गिरते वक्त एक्सेलरेशन 10 रहेगा और 10 ऑप्शन एक ही में दिया हुआ है, तो करना ही नहीं, ओरल क्वेश्चन हो जाता, फोर्थ ऑप्शन टिक करते आगे बढ़ जाते, ठीक है ना। तो कैसे किया जाएगा वो बता दिया गया, लेकिन एग्जाम में जरूरत ही नहीं थी करने की। आगे बढ़ते हैं, चेक करते जाइए आप लोग आंसर। नेक्स्ट है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड
इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट h। कह रहे हैं कैपिलरी ट्यूब को वाटर में इमर्स किया गया और इसमें h हाइट तक वाटर राइज कर जाता है। द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। इसमें जो वाटर का मास प्रेजेंट है कैपिलरी के अंदर वो 5 ग्राम है। Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube. कह रहे हैं कितना मास इसमें राइज करेगा। तो कैपिलरी एक्शन का एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक कैपिलरी का रेडियस r था, उसको पानी में डुबोया, उसमें कुछ हाइट तक पानी राइज हुआ और जो जब उस पानी अंदर बढ़े हुए पानी का मास निकाला गया तो 5 ग्राम था। जो अंदर पानी था वो 5 ग्राम था। अब कह रहे हैं कि दोबारा दूसरी कैपिलरी डुबोई गई जिसका रेडियस 2r था, वो उसी वाटर में डुबोई गई, सेम मटेरियल की बनी हुई थी, सेम ग्लास की बनी हुई थी, लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। तो कह रहे हैं बताओ उसमें कितना मास पानी का आएगा। तो फॉर्मूला एक ही होता है। अब यहां से अच्छा, ये इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अधूरापन है, इसमें लिखा होना चाहिए मास ऑफ वाटर तभी निकल पाएगा जब ये लिखा हो हाइट राइज इन सेकेंड कैपिलरी सेम एज दैट इन वन। हाइट राइज, जो पानी की हाइट राइज हुई है इस सेम, मतलब दोनों कैपिलरीज में सेम हाइट तक पानी जाता है, ये मेंशन्ड होना चाहिए। मेंशन नहीं है तो मानना पड़ेगा, लेकिन मेंशन्ड होगा तो क्वेश्चन ज्यादा सही रहेगा। तो पहली कैपिलरी में जितने हाइट तक गया दूसरी कैपिलरी में उतने हाइट तक गया। पहली कैपिलरी की रेडियस r थी, दूसरे की 2r है। पहले में 2 ग्राम मास था, 5 ग्राम मास था, दूसरे में कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में डेंसिटी की बात नहीं हो रही, ये टी सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जी सब जानते हो। क्वेश्चन में मास की बात कर रहे हैं तो हम लोग डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को लिख लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m लिख लेते हैं, वॉल्यूम को v लिख लेते हैं, a इंटू एल। a इंटू एच, जो भी लिख दो, h ऊपर चला जाएगा तो h इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन इंटू ए एच अपॉन आर जी एम, ये आ जाए। h से चलो कैंसिल ही हो गया, नहीं भी लिखा h सेम है तब भी काम चल जाएगा, h तो कैंसिल हो गया। डेंसिटी को क्या लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, और हाइट कितनी गई है ऊपर, h। तो अब देखो यहां से 1 इक्वल टू आ गया 2t कॉस थीटा a बाई आर जी एम, ये आया। h तो कैंसिल हो गया, तो h नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। हाइट सेम नहीं लिखी तब भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, हट गया। अब इस फॉर्मूले में देखो 2 कांस्टेंट है, सेम वाटर यूज हुआ है, सेम ग्लास यूज हुआ है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, कांटेक्ट एंगल सेम है ना। और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो एरिया अलग अलग होगा, रेडियस अलग, जी सेम है, मास निकालना है। यानी यहां से कह सकते हैं a बाई एम इंटू आर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया अगर रेडियस r है तो एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन m इंटू आर। एक आर कैंसिल होगा, पाई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यानी यहां से रिलेशन आ गया r बाई एम इक्वल टू कांस्टेंट। r बाई एम कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो मास है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कैपिलरी के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब रेडियस डबल कर देंगे तो मास डबल हो जाएगा। यहाँ रेडियस डबल कर दी गई, r से 2r कर दी गई, तो मास डबल हो जाएगा। पहले 5 ग्राम था, अब 10 ग्राम हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। An object is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ये यहां ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर,
अब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो 25 पे रखा था, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बचा। फोकल लेंथ तो बदलेगी नहीं, वो तो वही रहेगी। पूछ रहे हैं इमेज का डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया गया होता 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से हम सॉल्व कर सकते थे कितना आएगा इमेज का डिस्प्लेसमेंट, ml इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, उससे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करा दिया गया ऑब्जेक्ट को, तो जब 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराएंगे तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें कुछ खास नहीं है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। पहली बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालो, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो v हमें निकालना है, u आपको दिया है -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है -15। -15 क्यों? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा। v सॉल्व करेंगे तो 1/v आएगा 1/25 माइनस 1/15, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 25, सॉल्व करेंगे ये 37.5, गुणा भाग कर लोगे ना, 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस में, मतलब इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी, इधर ये आई बनेगा, और ये डिस्टेंस होगी 37.5 सेंटीमीटर। माइनस में आया, इसका मतलब इसी साइड बनेगी। मिरर में अगर डिस्टेंस नेगेटिव आती है तो सेम साइड बनती है, मतलब इसी साइड इमेज बनेगी। इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस बार 1/v और u की वैल्यू लोगे -5, f की वैल्यू लोगे -15, तो 1/v आएगा 1/5 माइनस 1/15। इसको 3/15 माइनस 1/15, 2/15 बचेगा, तो v आएगा 15/2, यानी 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7.5 प्लस में आया है, इसका मतलब ये वाली इमेज यहां बनेगी, आई डैश। सोचो, जो पहली इमेज बनी थी इस मिरर में, देखो पहली इमेज जो बनी थी वो इससे 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां बनी थी, और जो दोबारा कंडीशन में इमेज बनी वो यहां बनी 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। पूछ रहे इमेज का डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी इमेज कितना खिसक गई, तो यहां से वहां चली गई, कितना खिसक गई, 37.5 प्लस 7.5, 45 सेंटीमीटर। तो पूरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इमेज का वो आ गया 45 सेंटीमीटर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गेट पहचानो, तो इसमें कुछ है ही नहीं। नॉर गेट को नैंड, ये नॉट है, इनके नाम हटा दो। जब नैंड गेट के दोनों टर्मिनल ज्वाइन कर देते हैं तो ये नॉट बन जाता है ना। नॉर गेट को नॉट से पास किया तो ये क्या बन गया, और आउटपुट और का मिलेगा। फिर नॉर में एक और नॉट लगा दिया तो क्या मिला, और में फिर नॉट से पास कर दिया तो फिर क्या मिलेगा, नॉर। तो आंसर आ जाएगा नॉर गेट, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक करते जाइए, मिला लीजिए आंसर। A satellite of mass m is orbiting around the earth at a height h from its surface. The total energy of satellite in terms of g, स्मॉल g, जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके टर्म्स में आंसर बताना। h हाइट पर सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको ये तो फॉर्मूला ही पूछा गया, इसमें क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, -GMEM अपॉन 2 टाइम्स RE प्लस h। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सैटेलाइट अर्थ से h हाइट पर है, यहां पर पूछ रहे हैं इसकी टोटल एनर्जी बताइए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कह रहे हैं आंसर g के फॉर्म में, स्मॉल g के फॉर्म में चाहिए, तो GME को क्या रख देंगे, GRE², ये आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिए। तो माइनस का mgRE² अपॉन 2 टाइम्स RE प्लस h, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस में होता है V0, VL0
इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, ये होता है। अब इसके लिए एक्सएल और आई नॉट सब निकालना पड़ेगा। एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा 100 दिया है यहाँ, साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो ये 100 दिया हुआ, ये 100 दिया हुआ है ओमेगा, तो ये 100 हो गया, तो 100 और एल दिया है 5.5, एक्सएल आ गया 50 ओम। एक्सी निकालेंगे, ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ओमेगा दिया हुआ है 100 और सी है 200 माइक्रोफैरड, तो ये 200 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, तो ये आएगा 10⁻6 ऊपर चला गया और नीचे बचा 2 इंटू 10⁻4, ये 100/2 यानी ये भी 50 ओम आ गया। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट केस बन गया, आसान केस बन गया। एक्सएल भी 50 ओम है, एक्सी भी 50 ओम है। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है तो ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की, और रेजोनेंस कंडीशन में जो पोटेंशियल, जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो होती है V0/R। V0 दिया है 5 और R दिया है 20, तो करंट आ गई 1/4 एम्पियर। आसान सी बात है, करंट सॉल्व हो गई। अब करंट मिल गई तो पूछ रहे हैं ये वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज में वैल्यू रख दो। I0 1/4 आ गई, एक्सएल 50 है, 50/4 करोगे 12.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12.5 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर था। ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतने न्यूटन acts on a particle of mass 2 kg, hence the particle is displaced from this to this। वर्क डन बताओ। वर्क डन सीधे सीधे F डॉट डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला लगाना है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको दिया है 3I प्लस जे, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, 4I प्लस 3J माइनस के माइनस इनिशियल 2I प्लस के, घटा लो, सिंप्लीफाई कर लो, 3I प्लस जे डॉट 4I में से 2I जाएगा, 2I बचेगा, 3J में है ही नहीं उधर तो 3J, और माइनस के माइनस के माइनस का 2K। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I वाले को I वाले से 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, J वाले को J वाले से प्लस 3 आ जाएगा, K है ही नहीं, आंसर आ जाएगा 9 जूल। तो सही ऑप्शन होगा 9 जूल, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। है ना, सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे इस वाले टेस्ट में, ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 को छोड़कर। When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields. देखो, कह रहे हैं प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, रेस्ट में रखा था, छोड़ दिया, तो ये लेफ्ट में चलने लगा a0 एक्सेलरेशन से। रुके हुए चार्ज को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चला सकता है। प्रोटॉन है, रुका हुआ है, तो अगर ये चला है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगा होगा, और हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, यानी फील्ड भी इसी तरफ रहा होगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स लगा होगा QE और मास है m, तो E तो सॉल्व हो गया, E आ गया ma0/E, और किस तरफ आ रहा है, वेस्ट में, तो E तो हो गया सॉल्व। अब कह रहे हैं उसी स्पेस में इसको हमने V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, इस बार नॉर्थ में इस तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ 3a0 आ गया। तो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, वैल्यू बताओ। अब तुम सोचो, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एक्सेलरेशन a0 था, जब यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो एक्सेलरेशन 3a0 हो गया। तो इस 3a0 में से a0 हिस्सा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसने दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एक्सेलरेशन दिलाया, वो दिलाया 2a0। समझ आ रही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से a0 एक्सेलरेशन तो पहले से आ चुका था, जो 3a0 है वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जो 2a0 आया वो किसने दिलाया, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन 3a0 है, लेकिन हम कितना ले लेंगे, 2a0, क्योंकि a0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया था,
तो 2a0 मैग्नेटिक फील्ड से आया होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, इसका मतलब फोर्स भी इसी तरफ लगा होगा। और बताओ फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस फॉर्मूले के हिसाब से लगता है QV क्रॉस B। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स V क्रॉस B के डायरेक्शन में लगता है, तो B का कौन सा डायरेक्शन हो कि फोर्स इस तरफ लग जाए, तो ट्राई करके देखो। अगर B हम क्रॉस टाइप लेते हैं तो V क्रॉस B फोर्स इसी तरफ आ जाएगा। डॉट टाइप लेते तो V क्रॉस B से फोर्स ऐसे आता, और किसी तरफ लेते तो और किसी तरफ आता। तो ये पक्का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, V क्रॉस B डाउनवर्ड होगा। अब वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स होता है QVB साइन थीटा, एक्सेलरेशन आया है 2a0, फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा QVB साइन थीटा, Q की जगह E, V की जगह V0, B की जगह B अपॉन मास 2। साइन थीटा में थीटा 90 हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहां से आपको B सॉल्व हो जाएगा, B आ जाएगा QVB साइन थीटा अपॉन M, ये 2 क्यों लिखा, ये आ जाएगा, तो B आ जाएगा सॉल्व होकर 2ma0 अपॉन EV0, और डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस टाइप। अब ऑप्शन चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ma0 अपॉन E वेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड आया 2ma0 अपॉन EV0 डाउनवर्ड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम बने हुए हैं, कह रहे हैं किसमें कितना ईएमएफ होगा। ये एक लूप है 1, ये लूप 2, लूप 1 और 2 सेम है, लेकिन 1 वाले केस में केवल अंदर छोटे से हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल r रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड है, और 2 में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो टाइम के साथ बदल रहा है। कह रहे हैं ईएमएफ इंड्यूस कितना हो। तो पहले केस में जब फ्लक्स लिखेंगे तो B इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल पाई आर स्क्वायर एरिया में प्रेजेंट है ना, तो जितने एरिया में फील्ड है उतने एरिया का यूज करेंगे। तो ईएमएफ जब लिखेंगे तो डी फाई बाई डी टी में स्मॉल r यूज होगा, तो B पाई आर स्क्वायर और B डिफ्रेंशिएट होकर क्या आ जाएगा, dB बाई डी टी, ये आ जाएगा। माइनस डी फाई बाई डी टी फ्लक्स यूज करना है तो माइनस साइन ले ले। दूसरे वाले केस में पूरा कैपिटल R यूज होगा क्योंकि पूरे एरिया में है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा बस यहां पर। तो फर्स्ट वाले में होगा माइनस dB बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, सेकेंड वाले में होगा dB बाई डी टी पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसमें स्मॉल r यूज किया क्योंकि इतने एरिया में फ्लक्स आएगा, इसका अपना एरिया कॉइल का चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन फील्ड तो इतने एरिया में प्रेजेंट है, तो फ्लक्स तो केवल इतने एरिया का आएगा। यहाँ पूरे एरिया में फील्ड है तो पूरे एरिया का फ्लक्स आएगा, तो यहाँ पूरा कैपिटल R यूज होगा, यहाँ स्मॉल r यूज होगा, ये अंतर है, बाकी सेम आएगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Alternating voltage is generated by rotating a coil if Vrms equal to 220 volt, then maximum flux passing through the coil। तो इसमें कह रहे हैं कॉइल को रोटेट करते हैं। आपको पता है जब ये वाला केस हम लोग एसी जनरेटर टाइप का केस पढ़ते हैं कि जैसे कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और इसमें कॉइल को रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो थीटा ओमेगा टी होता है। फ्लक्स जो आता है वो बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। और मैक्सिमम फ्लक्स पूछेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स, खैर चलो उसको छोड़ देते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स अगर पूछें तो वो बी ए हो जाएगा। ईएमएफ जो आता है वो डी फाई बाई डी टी होगा, वैल्यू की बात करें अगर, और वो आ जाएगा बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वी आर एम एस तो आपको दिया है 220 वोल्ट, तो वी आर एम एस दिया है तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा वी आर एम एस रूट 2। हम क्या कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, 220 रूट 2 वोल्ट, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, और जबकि जो फॉर्मूले से मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, बी ए ओमेगा, यानी ये किसके बराबर होगा, बी ए ओमेगा के। अब आपको मैक्सिमम क्या सॉल्व करना है, मैक्सिमम फ्लक्स, तो मैक्सिमम फ्लक्स बी ए होगा, और बी ए सॉल्व करोगे तो ये मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल टू बी ए, और इसकी वैल्यू आएगी 220 रूट 2 अपॉन ओमेगा।
यानी बिना ओमेगा के आंसर नहीं आ सकता, ओमेगा दिया होना चाहिए, हम तभी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ओमेगा का कोई जिक्र नहीं है, कहीं दिया हुआ नहीं है कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, ओमेगा दिया होना चाहिए, है ना। ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2πn, यानी फ्रीक्वेंसी दी होनी चाहिए, तो 220√2/2πn फ्रीक्वेंसी दी होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स सॉल्व होकर आएगा। इस फॉर्मूले से रिलेट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो एक बार फिर से सुन लो। मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला फ्लक्स का होता है BA cos थीटा, मैक्सिमम फ्लक्स यानी BA cos थीटा 1 हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस ये होता है, मैक्सिमम ईएमएफ यानी BA ओमेगा, आरएमएस वैल्यू दी है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और वही BA ओमेगा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये अपने फॉर्मूले से मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन से मैक्सिमम है, तो क्वेश्चन का मैक्सिमम फॉर्मूले का मैक्सिमम सेम होना चाहिए, तो BA ओमेगा आ गया 220√2। आपको मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है, मतलब BA की वैल्यू निकालनी है, तो BA आ जाएगा 220√2/ओमेगा और ओमेगा होगा 2πn। अब n दिया होगा 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, n की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, n दिया होगा तो यहाँ n रखोगे तो ये सॉल्व होकर आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम बोनस करा देंगे, इसमें n नहीं दिया हुआ है। तो ये था आपका पेपर। अब n कोई वैल्यू लेकर देख लो, मान लो n 100 होता तो n 100 रखो, सॉल्व कर लो, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। n 50 होता, है ना, वैसे जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं 100 लोगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो जब 100 से नहीं मैच कर रहा है, बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो n छोटा होगा 100 से, 100 से छोटा 50 लो, 50 लोगे तो 100 आएगा, ये 1.4 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के लगभग आएगा। ये आंसर मैच करेगा अगर n 50 हर्ट्ज हो जाए, तो अगर n 50 हर्ट्ज होगा तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। तो यानी आपको n की वैल्यू पता होना जरूरी है, बिना n की वैल्यू के हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व पूरा। अगर n 50 होगा तो ये आंसर आएगा और n के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएंगे, है ना। तो ये था आपका पेपर, आसान था, 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन वही 5-6 ही मेन थे, क्योंकि उन्हीं 5-6 का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, इस पेपर को बढ़िया से कर लीजिए, जिस क्वेश्चन में ये गड़बड़ी थी इस वाले में, आंसर इनकम्प्लीट था, हम उसका बोनस दिलाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, थैंक यू।